तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्टार नेक्स्ट नोवेल के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पिछले एपिसोड में सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट के बारे में ही बात की जा रही होती है। वो लोग सिर्फ रेस्टोरेंट घूम रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में लू फेंग ने 2-3 फटकार भी लगाए होते हैं बड़े बड़े क्लैंस के बंदे को। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि यहाँ पे आया हुआ होता है यहाँ के इल्यूजन को महसूस करने। और हमें वहाँ पे एक ब्लैक ड्रेस में एक वुमेन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको वो वेव करके बजा रही होती है। और हमें बताया जाता है कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए अपने डिवाइन पावर को इन्फ्यूज करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग इससे उसको बजा सकें। दिखाया जाता है कि वो सभी एक ही झटके में एक डिफरेंट तरीके के साउंड करते हैं, जो कि लू फेंग के जिसके कारण लू फेंग के पास्ट मेमोरीज भी आने लगते हैं। अब जैसे ही वो लेडी वो इंस्ट्रूमेंट बजाती है, उसकी वेव जाके लू फेंग के माइंड से टकराती है, जिसके कारण लू फेंग अलग ही इल्यूजन में आ जाता है। समझ लो तो ये उसके सोल और मेंटल हेल्थ को ही इफेक्ट करता है, जिसके कारण लू फेंग अपने पुरानी यादों के मेमोरीज में चला जाता है, जिसके कारण लू फेंग इमोशन होने लगता है। और यहाँ पर ये कोई और नहीं सीन होता है, ये सीन होता है अर्थ के समय का, जबकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अटैक किया होता है उस समय का, जब वहाँ पे चारों तरफ तबाही हो रही होती है। लू फेंग को पूरी जी जान लगानी पड़ी थी अपनी अर्थ रेस को बजाने के लिए, जिसके कारण अब दिखाया जाता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और भी गाइड कर रही होती है, वो उस इल्यूजन को और भी फाउंडेशन दे रही होती है, जिसके कारण लू फेंग और भी इमोशनल होता जा रहा होता है। लू फेंग के मन में वो सारी यादें आने लगती हैं, वो हर एक चीज़, वो हर एक पुरानी बात, हर एक चीज़ जो उसको सैड करती है, हर एक चीज़ जिसको उसने खोया होता है, वो सभी लू फेंग की माइंड में आने लगती हैं। अब देखा जाए तो लू फेंग की स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यहाँ तक कि केओस लेवल की इल्यूजन भी उसको हिला तक नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पे इसलिए हो पाया था क्योंकि लू फेंग जानबूझकर ऐसा करने दे रहा होता है, वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है, जिसके कारण वो इन सारे पैशन में बर्न हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो इन्हीं के साथ अपनी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स को भी याद कर रहा था, जिनमें से कि ली वन टेक्निक होती है, जो कि उसके सोल की विल को मजबूत करती है। और साथ में एक 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट मेथड भी होता है, जिसके कारण उसकी हार्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लू फेंग उस गाने को सुन रहा होता है और तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। लू फेंग अपने पास ट्रांस में से वापस आ जाता है और लू फेंग वहाँ पे आराम से बैठता है, अपने आप को क्लोज करता है, अपने आप को रेजिस्ट नहीं करता है। और वहाँ पे उसे याद आने लगता है मो हेंडरसन, एस त्रिपाठी सिंगर, जी आज सोकोलोव, इन सबको याद करने लगता है कि कैसे उन सब ने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिसका नाम था 6 पॉइंट, जिसके कारण ही वो आज जिंदा थे, उन्होंने अर्थ को बचा पाया था। लू फेंग के मन में वो सारी चीज़ें आने लगती है और हमें सीन चेंज कर वहाँ पे उसी लेडी को दिखाया जाता है, जो अभी भी उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रही होती है, जिसके कारण जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं सब लोग भावनाओं में बह चुके होते हैं। और लू फेंग यहाँ पहली दफ़ा था जबकि वो इस इल्यूजन में आया होता है। और फाइनली वो अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि ठीक है ये बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और लू फेंग यहाँ पे कहता है कि मैं तुम सबको रिवॉर्ड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मोरोसा भी लू फेंग को देखकर ये देखकर हैरान हो गया था कि यहाँ पे उसके मास्टर भी इस इल्यूजन से अफेक्ट हुए थे, जबकि ये एक इल्यूजन सिर्फ वर्ड ट्रू गॉड के ही द्वारा कास्ट की गई थी। तो लू फेंग उस वोमेन से कहता है कि तुम पहले जाके बैठो, तो वो भी यहाँ पे जाके पहले बैठ जाती है। और लू फेंग मोरोसा ग्रीन क्लोटेड वेटर की तरफ देखता है, जहाँ पे वो अकेले में पीने लगता है। हमें ह्यूज हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई भी बंदा जहाँ सा भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। लू फेंग अकेले ही वाइन पी रहा होता है, उसकी आंखें नमी से भरी हुई होती है, उसकी आंखों देखकर कोई भी बता सकता है कि वो भी किसी बहुत ही गहरी सोच में पड़ा हुआ है। लू फेंग ने अपने 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट मेथड को भी यूज़ किया था, लेकिन फिर भी वो इस इल्यूजन को रोक नहीं पाया होता है। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने पुरानी मेमोरीज के बारे में भी याद करके थोड़ा सा सैड हो रहा होता है। इसके बाद ऐसे ही लू फेंग उन सब के बारे में बात करता है। लू फेंग फाइनली अपने आप को शांत करता है और कहता है कि वो मेमोरीज बहुत ही अच्छे थे। लू फेंग सडनली बोलता है कि ये सूया म्यूजिशियन, क्या ये यहाँ पे उसके इमोशन को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा जब आप इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो? तो ये सुनकर वो लेडी कहती है कि हमारे ड्रीम फ्लावर बिल्डिंग हमारे नेचुरल लैंडलॉर्ड ही बजाते हैं, जो कि यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इल्यूजन को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों से यहाँ पे आते हैं, किसी
किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं। मतलब कि यहाँ जो अभी लेडी बजा रही होती है वो लोअर लेवल की म्यूजिशियन होती है, सबसे हाईएस्ट लेवल के यहाँ पे मालिक होते हैं जो कि लैंडलॉर्ड होते हैं, जो कि कभी कभार ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ही इन सब को अरेंज करते हैं, सबके सामने अपनी म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं। तो लू फेंग कहता है कि चलो ठीक है, इसी को ही बजाने दो, जिसके बाद यहाँ पे वो लेडी ही बजाने लगती हैं और फिर लू फेंग वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ सॉरी गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में अगर बारिश की आवाज़ आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे पूरे दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण अगर मैं रिकॉर्ड ना करूँ तो हो सकता है कि चैप्टर मिस हो सके। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो उस गाने के साथ साथ ही 7 इमोशंस रिफाइनिंग हार्ट मेथड्स को भी परफॉर्म कर रहा होता है, ताकि वो उस इल्यूजन की मदद से अपने उस कल्टिवेशन टेक्निक को भी परफॉर्म करके उसको सीख सके। और यहाँ पे ऐसे ही गाना बजता है और ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद ग्रीन क्वार्टर वेटर उससे कहता है कि वेनरेबल, क्या आप इन सारे म्यूजिशियन से सेटिस्फाइड हैं? हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट्स को लाए हैं और ये म्यूजिशियन इल्यूजन भी उनमें से एक है। तो लू फेंग कहता है ये बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे उस म्यूजिशियन का नाम होता है अलोया, जिसके आगे जाके जिक्र होने वाला है। जिसके बाद लू फेंग भी वहाँ पे इस चीज़ से खुश हो जाता है, उसकी तरफ एक ग्रेन ऑफ सैंड फेंकता है जो कि पैसे होते हैं, और जैसे ही वो ग्रीन क्लोटेड वेटर्स को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक कॉस्मिक सैंड होता है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। वो उसे कहता है ऑनरेबल, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। तो मोरोसा भी कहता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें दिया है तो तुम इसे एक्सेप्ट कर सको। तो वो वेटर भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे इन सब की कंजप्शन सिर्फ 2000 केओस क्रिस्टल होती हैं, लेकिन ये कॉस्मिक सैंड, एक ही कॉस्मिक सैंड बहुत ज़्यादा होती है उन सब के लिए। जिसके बाद वो ग्रीन कलर वेटर उस म्यूजिशियन को 10 केओस क्रिस्टल रिवॉर्ड करती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वहाँ से निकल चुका होता है। जिसके बाद हमें उस वेटर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जाकर अपने लैंडलॉर्ड को सारी चीज़ें बताते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे कि इटर्नल गॉड हमारे यहाँ पे आया था और वो हमारे यहाँ के म्यूजिशियन अलोया के इल्यूजन से भी अफेक्ट पड़ रहा था, जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड उस पर नज़र बनाने को रखता है ताकि वो उसके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकें। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें जाके उसको बताना होगा कि हम लोग यहाँ पे एक बैंक्वेट को अरेंज कर रहे हैं, जो कि अगले 10 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, और उसे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए बताओ। अब जैसे कि यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंडलॉर्ड यहाँ पे बहुत ही लंबे अरसे के बाद ही किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लू फेंग को देखकर, उसकी क्वालिफिकेशन को देखकर यहाँ पे वो फिर से 10 दिनों के बाद ही इस चीज़ को अरेंज करने वाले हैं, ताकि वो लू फेंग के बारे में और भी अच्छे से जान सके। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि यहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट का दिन बहुत ही लंबा होता है, जिसके कारण लू फेंग कई सारे प्लेसेस को विजिट करता है मोरोसा के साथ, और वो वहाँ पे कई सारे एक्सपीरियंस भी लेने लगता है। और वहाँ पे तभी मैंग लुआओ फिर से उसके पास आती है, जो कि उसके लिए इनविटेशन होता है। और यहाँ पे वो ग्रीन क्लोटेड वेटर कहता है योर मिनिस्टर, मेरे लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे 100 फ्लावर बैंक्वेट को 10 दिनों के बाद होल्ड करने का फैसला किया है और वो आपको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो लू फेंग सरप्राइज हो जाता है कि क्या ड्रीम फ्लावर मैंसन 100 फ्लावर्स बैंक्वेट क्या है 10 दिनों के बाद ही हैं? तो वो बंदा कहता है कि हाँ ये 10 दिनों के बाद ही हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ डिकेड्स के बाद ही करते, लेकिन यहाँ पे अभी 10 दिनों के बाद ही स्टार्ट हुआ है, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है जबकि मैं इन्वाइटेड हूँ तो मैं नेचुरली पार्टिसिपेट जरूर करूँगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार लैंडलॉर्ड किस तरह के इल्यूजन को दिखा पाते हैं। जिसके बाद हमें 100 फ्लावर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उससे पहले जाने से पहले वो उससे उसका नाम पूछता है। तो लू फेंग अपना नाम बताता है लुओ रिवर, और यहाँ पे ग्रीन क्लोटेड भी उसके नाम को याद करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बैठा इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने पावर्स को बढ़ाना होगा। मैं ट्रू गॉड बन चुका हूँ और इसके बाद मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है, मुझे यहाँ पे टाइम की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
और फिर हमें सीन चेंज कर एक अलग सी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक माउंटेन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के एक स्मॉल यूनिवर्स का सीन होता है। और वहाँ पे हमें माउंटेन सिटिंग गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के स्मॉल यूनिवर्स के अंदर होता है। वो लू फेंग के कल्टीवेशन को देख पा रहे होते हैं। उन्हें पता था कि लू फेंग एक दिन जरूर करेगा। लू फेंग का वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो केओस मास्टर बने और कब वो अपने बदला को वापस ले सके, क्योंकि यहाँ पे उनका गॉड किंग ऑफ जिन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उनको फाइट भी करनी होती है उन सबसे, ताकि वो अपने इस अपमान का बदला भी ले सके। और वो लू फेंग का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और जबकि उनकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं कि वो फाइट कर सके, तो वो लू फेंग पे यहाँ पे आशा जता कर रख सकते हैं। और वो कहता है ये टाइम हो गया है प्रिपरेशन का। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग का दिखाया जाता है जो कि फिर से मैंगलुआओ में आ चुके होते हैं, जहाँ पे लू फेंग वहाँ पे बैठ कर अपने चारों तरफ देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है ग्रीन क्लोटेड वेटर को, वही को जो कि सारे गेस्ट को वेलकम कर रहा होता है। और वहाँ पे हमें तभी एक लाउड वॉइस सुनाई देती है जहाँ पे वो सभी आपस आ रहे होते हैं। लू फेंग वहाँ पे सारे बंदे को देख रहा होता है जहाँ पे टॉप मास्टर हुआंग सिटी के आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि टियान गेट के एंट्री भी आते जा रहे होते हैं। यहाँ पे लू फेंग खड़ा होता है और वो कहता है लू रिवर। अब इसी के साथ हमें वहाँ पे एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंट्रोपी टियान नाम, जो कि लू फेंग को ब्रदर की तरह मानता है। और वो कहता है ब्लेडर वो तुम यहाँ पे हुआंग सिटी में अभी ही आए हो, अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो या क्या मैं तुम्हारे पास आके बैठ सकता हूँ। तो लू फेंग कहता है ज़रूर, मुझे यहाँ पे दोस्त बनाना अच्छा लगता है और जबकि मैं यहाँ पे ओरिजिन कंट्री में ज़्यादा टाइम से नहीं आया हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे मोरोसा थोड़ा सा दूर में बैठा हुआ होता है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता होता कि मोरोसा भी इटर्नल ट्रू गॉड है। और इटर्नल ट्रू गॉड के पास अगर कोई वॉइड ट्रू गॉड बैठा तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा दो इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए, जिसके कारण मोरोसा साइड में बैठता है। जहाँ पे एंट्रोपी टियान भी कहता है कि मुझे भी यहाँ पे हुआंग सिटी में दोस्त बनाना अच्छा लगता है। यहाँ पे जबकि तुम एक न्यू इटर्नल ट्रू गॉड है तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो लू फेंग भी कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो एंट्रोपी इस्तेमाल करते हुए कहता है तो आज से तुम मेरे फ्रेंड हुए, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हुआंग सिटी में यहाँ पे रिफाइनिंग वेपन्स को रिफाइन करने में बहुत ही अच्छा हूँ और मैं सभी फोर्सेस से दोस्ती भी रखता हूँ। जो लू फेंग भी हामी भरता है कि एक ऐसा दोस्त को रखना जो कि हुआंग सिटी का बेस्ट रिफाइनिंग वेपन्स में से एक है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। जिसके बाद उनमें ऐसे ही बातें होने लगती हैं और एंट्रोपी भी स्माइल करता है और यहाँ पे वो भी एक अच्छा बंदा के जैसे देख सकते हो जिसे फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है। जहाँ पे उनमें ऐसे ही बातें होने लगती है, जहाँ पे वो बंदा आगे कहता है कि यहाँ पे एक इटर्नल ट्रू गॉड सांग सिवान आया है। और वहाँ पे और भी बंदे आते जा रहे होते हैं जो कि मेनली इटर्नल ट्रू गॉड्स ही होते हैं, क्योंकि ये मेनली इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए बैंक्वेट होती है। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि ये जो सामने देख रहे हैं इसका नाम सांग सियून है, जो कि मैंगवा मैंसन का हर 100 फ्लावर्स बैंक्वेट में आता रहता है और इनमें से एक हूँ और हम दोनों में राइवलरी चलती रहती है। तो लू फेंग सरप्राइज होते हुए कहता क्या राइवल। तो एंट्रोपी टियान कहता कि हाँ ये पीटी है, मैं इंटेंशन बुरे नहीं है लेकिन क्या कर सकूँ, मैंगवा मैंसन का ये बंदा ही रूथलेस है, किया भी क्या जा सकता है। तो लू फेंग भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पाता है कि यहाँ पे दो इटर्नल ट्रू गॉड्स एक दूसरे के राइवल से मतलब ये वो फाइट तो नहीं करते, मतलब उन सब के लिए कंपटीशन जैसा समझ सकते हो। जिसके बाद उनमें और भी बातें होने लगती हैं और दिखाया जाता है तभी वहाँ पे ड्रीम फ्लावर बिल्डिंग में चारों तरफ चांस फैलने लगते हैं और चारों तरफ वहाँ पे अलग ही ऑरा मौजूद हो जाती है जो कि हर एक के मन को शांत करने लगती है, जिसको देखकर लू फेंग क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये है कौन। तो वो टियान कहता है कि ये व्हाइट मोनार्च है जो कि 6 मोनार्च अलायंस के अंदर आता है। तो लू फेंग पजल हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो समझाते हुए कहता है कि हुआंग सिटी में 6 मोनार्च एनार्स फोर्स मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें 6 इटर्नल ट्रू गॉड्स एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और इन सबकी पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो लू फेंग उससे हामी भरते हुए कहता है कि क्या ये 19 टाइप फोर्स है। तो एंट्रोपी कहता है कि लगता है कि तुमने अभी तक हुआंग सिटी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं बाय की है। तो लू फेंग कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि मैंने बाई तो किया था लेकिन वो बोरिंग है। जिसके बाद वो सारी चीज़ें उसे समझाने लगता है कि कैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स पार्टी चली जाती है।
और वो ये भी बताता है कि यहाँ पे यू किंगडम से 5 गॉड किंग्स मौजूद है जो कि बहुत ही लंबे अरसे से चले आ रहे हैं। उन सब की बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा कहा जा सकता है कि उन सब की पावरफुल बैकग्राउंड की मदद से ही कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहता है। और 19 डार्क फोर्सेस भी उनमें से एक है। अब वो लू फेंग को सारी चीज़ें बता रहा होता है जो कि यहाँ पे उसके लिए खतरा बन सकता है। मतलब समझ लो कि वो लू फेंग को आगाह कर रहा होता है कि तुम्हें उन सब से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाहे तुम्हारी पावर कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, तुम उनसे पंगा लोगे तो मार जाओगे। जिसके बाद ऐसे ही उनमें आगे बातें होती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग लैंडलॉर्ड की गाने को सुनने वाला है, तो क्या लू फेंग इसके इल्यूजन को रेसिस्ट कर पाएगा या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।